दुनिया के अंदर कुछ भी अपना गुणधर्म नहीं छोड़ता है। एक बच्चा ऐसी चीज़ है जिसको माँ बाप मतलब वो पैदा विलक्षण हुआ है, कुदरत ने उसको अपना प्रतिरूप बना के भेजा है परमात्मा ने, और वो माँ बाप उसे कचरा बनाने पे तुले रहते हैं और उसके दिमाग के अंदर गंद भरते रहते हैं कि जो आपका बच्चा जा करके जब किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए मैनेजर बन सकता है तो वो वही काम अपने गाँव के आसपास भी तो कर सकता है जब उसके अंदर इतनी काबिलियत है। तो ये व्यवस्थाएं जानबूझकर उस बच्चे को इस तरह की शिक्षा और इस तरह की व्यवस्था और इस तरह की व्यवसाय देती है कि वो अपनी ज़मीन से दूर हो, वो अपने माँ बाप से, अपने समाज से दूर हो, वो अपने दूर जाए और उसको वहाँ से कट जाए ताकि उसको हथियाना आसान हो जाए। अगर मान लीजिए तो मैं वर्धा की ज़मीन के हिसाब से मुझे गुणधर्म दे के भेजा कुदरत ने। अच्छा। अब यहाँ से मैं 50 किलोमीटर के दायरे में जब तक रहूँगा मैं ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं हो सकता। 50 किलोमीटर के दायरे में जितनी फल फूल वनस्पति और फसलें होती हैं और जितने जानवर, जितनी गायें, यहाँ की गाय का रंग देख रहे हो आप, लाल रंग है। आप हमारे हरियाणा में आएंगे अलग किस्म की गाय मिलेगी, आप राजस्थान में जाएंगे अलग मिलेगी, गुजरात में जाएंगे अलग मिलेगी। अगर आपको यहाँ पैदा हुए होना, यहाँ की वनस्पति लेकर के आए, आप जब आप बीमार होना शुरू होते हैं ना, आपको कुदरत का काम करने का तरीका अगर समझ में आ गया ना तो समाज को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुदरत ने इतना गजब का काम किया हो रहा होता है कि जब आप के अंदर, शरीरों के अंदर बीमारियां पैदा हो रही होती हैं तो पैरेलल में जमीन में वैसी वनस्पतियां पैदा हो रही हैं जो उनका इलाज कर रही होती हैं। उन्होंने हाइब्रिड बीज देना शुरू किया, यानी कि जो बीज किसी दूसरी वनस्पति, किसी दूसरे माहौल के लिए बने थे उनको देना शुरू किया। हमारी जड़ों में, हमारी नसों में वो जहर घुला और हम बीमार पड़ना शुरू हुए। हम ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी के भारत में हैं और 21वीं सदी के भारत में भी आज मछली पालन पे ट्रेनिंग सेंटर हैं, कुत्ता पालने पे हैं, घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, सूअर पालने पे भी ट्रेनिंग सेंटर है, पर इंसान के बच्चे को कैसे पालना इस पे कोई चर्चा नहीं होती है। इंसान को कैसे इंसान बना के रखना है, इंसान को उसको पालने में वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो बड़ा होकर के उसको फिर भ्रष्टाचारी, नीच, रेपिस्ट, गंदा और समाज में गलत को होते हुए भी ना बोलने वाला ऐसा कायर बना देती है। उन चीज़ों को तो उस बच्चे को क्या करना है, उसके पास ऐसे क्या गुण हैं जो कि यूनिक हैं कि जैसे मैं एक शरारत कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरा किसी गाड़ी की टूटी खोल के, उसकी वो वॉल खोल के और उसकी हवा निकालने का मन कर रहा है, या मेरे को कोई शीशा तोड़ने का जी कर रहा है, या मैं खेलने का मन कर रहा है और माँ बाप उसको ये समझा रहे हैं कि तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन फिर भी मैं नहीं मान रहा हूँ। तो वो क्यों नहीं मान रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर मुझे टीवी देखना पसंद है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कि मुझे वीडियो गेम खेलना पसंद है तो उसका क्या मतलब है। वहाँ से वो कौन सी भूख है जो तुम्हारी शांत होती है और उस भूख को तुम रचनात्मक कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आप हर किसी को हर चीज़ सिखा सकते हो, हर किसी को हर बात बना सकते हो। जिस ऊर्जा के लेवल का या जिस ऊर्जा के प्रवाह के साथ पैदा हुआ है, बस उसी ऊर्जा प्रवाह में अगर वो काम करेगा तो वो हमेशा खुश रहेगा, परम आनंद की अनुभूति उसे अपने जीते जी हो जाएगी। और यदि वो ऐसा काम कर रहा है जिसमें वो ऊर्जा के उल्टा काम कर रहा है, जैसे धारा का प्रवाह है, आप उसके साथ तैर रहे हो, दूर तक जाओगे, लंबे चलोगे, उल्टा चल रहे हो तो ना कहीं चलोगे, जोर पे हाथ पैर मारते रहोगे। तो हमारे यहाँ क्या है कि अपने देश में आज फिलहाल तक भी हम ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी के भारत में हैं और 21वीं सदी के भारत में भी आज मछली पालन पे ट्रेनिंग सेंटर हैं, कुत्ता पालने पे हैं, घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, सूअर पालने पे भी ट्रेनिंग सेंटर है, पर इंसान के बच्चे को कैसे पालना इस पे कोई चर्चा नहीं होती है। इंसान को कैसे इंसान बना के रखना है, इंसान को उसको पालने में वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो बड़ा होकर के उसको फिर भ्रष्टाचारी, नीच, रेपिस्ट, गंदा और समाज में गलत को होते हुए भी ना बोलने वाला ऐसा कायर बना देती है। उन चीज़ों को मतलब वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो होता है। उस पेरेंटिंग पे तो मैंने एज अ प्रोफेशन पेरेंटिंग कोच बनना शुरू किया और इस पे काम करना शुरू किया, तो बड़ा लंबा वो रहा है। मैंने पहली बार 1999 में डॉक्टर हॉबर्ट गार्डनर की फ्रेम्स ऑफ माइंड पढ़ी थी और उसके बाद मैंने इस पे शुरू कर दिया था। तो अराउंड 23 साल हो गए मुझे इस पे लगे हुए। तो और ये तो वो पुस्तक के प्रभाव की बात होगी। राजीव भाई की क्या प्रभाव? देखिए राजीव भाई का क्या था कि मैं राजीव दीक्षित जी को कभी जो है
पहले नहीं सुना था कभी, जब मैं इस पे काम करता होता था। पर जब मैंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में 2016 में सुना था इसके बारे में ना, तो मैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैं कुछ बोलने लगा था। विदेशी कंपनियां, उनका काम, और फिर ग्राम उद्योग को ख़त्म करना, फिर शहरों की स्थापना करना, स्थापना के तहत हमारी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करना, सामाजिक न्याय व्यवस्था ख़त्म करना, चिकित्सा में एलोपैथी और ड्रग्स और केमिकल्स लेकर के आना, इन सब चीज़ों पे मैं बोलता था। तो मुझे किसी एक वक्तव्य के बाद मुझे किसी मेरे एक सुनने वाले ने, श्रोता ने आकर के कहा कि आप बिल्कुल राजीव दीक्षित की तरह बोलते हो। तब मैंने उनसे पूछा था ये कौन है भाई, तो ही सेड कि आप सुनना ज़रा उनको। तो मैंने फिर गाड़ी में जाते हुए वो अपनी गाड़ी में ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया राजू भाई को, और आधा घंटा सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये पर्सन जो है, अगर मैंने इसको सुन लिया ना तो मैं इसे कॉपी करने लग जाऊंगा, एंड आई डोंट वांट दिस। तो मैंने फिर इस पर रिसर्च किया कि राजीव दीक्षित ने अपना शुरुआती दौर में संघर्ष कैसे किया, और वो जहाँ जहाँ जिन लोगों के पास से गए थे मैं वहाँ से साहित्य लेकर के आया जो उन्होंने पढ़ा था। और फिर मैंने उनके उसी रास्ते पर फिर चलना शुरू किया। और आजकल हम लोग 100% शिक्षण व्यवस्था कैसे शुरू करें, गाँव में से स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय प्रणाली में से पैसे को कैसे बाहर निकालें, और स्वावलंबी भारत कैसे बनाए, गाँव को कैसे बचाए, इस पर मैं पर्टिकुलरली काम कर रहा हूँ। जनता सरकार मोर्चा हमारा एक संगठन है हरियाणा में, जो आज हरियाणा के 22 के 22 जिलों में राजीव दीक्षित जी का जन्मदिवस और पुण्यतिथि को मना रहा है। इस वक्त वहाँ पर वो मना रहे हैं, वहाँ पर बहुत बहुत तो बधाई हो आपको। तो मैं इसलिए आया था कि मेरे ऊपर प्रेशर था कि हमारी आपस में बहस हो रही थी वहाँ पे तीन चार इधर लाइन बना के अपने को ये करना है। अभी आया तो वहाँ पे कुछ जिलों के जो साथी थे वो लड़ रहे थे आपस में कि बलारा साहब इस बार हमारे ज़िले में आएंगे। तो फिर मैं उसी वक्त सालवे का फ़ोन आ गया मेरे पास, तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक किया। मैंने कहा सालवे, एक काम करता हूँ, यहाँ से बचने का, इनके झगड़े को बचने का एक तरीका है कि मैं हरियाणा में रहूँ ही ना यार, तो वर्धा में पूछो मैं वहाँ आ जाऊँ क्या। तो मैं फिर यहाँ इस जन्मभूमि को भी फिर चूमना था, यहाँ भी आना था। तो बहुत सुंदर। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ आए सर। हाँ, तो हम लोग ब्रेक के बाद बात करें, बाद में बात करें। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि आपका ये जो काम, अब ये काम तो बहुत अच्छा है, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप बच्चों पे काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस मौजूद व्यवस्था के अंतर्गत आप अपनी व्यवस्था को कहाँ फिट करेंगे, किस तरह करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मौजूदा व्यवस्था में हमें किसी चीज़ को फिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में अगर आप कुछ भी इनपुट डालोगे ना, उसका सारा लाभ उन्हीं लोगों को मिलने वाला है जिन्होंने इस व्यवस्था को खड़ा किया है। तो यदि आप गांव को खड़ा करना चाहते हो, यदि आप उन बच्चों को वाकई में समाज के लिए और देश के लिए तैयार करना चाहते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस व्यवस्था के इस जाल से मुक्त हुआ जाए। तो इन्होंने जो भ्रम जाल और माया जाल जो फैलाया है, इसको आप केवल तब तोड़ सकते हो जब आप सच के रास्ते पर चल करके सच्चाई को जान लें। सच्चाई जानना क्या है? सच्चाई जानना एक ही है कि आपने ये पत्थर ही है, मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसका अपना एक धर्म है, और ये एक लकड़ी है, इसका एक धर्म है, और ये नीचे जो है ये प्लास्टिक है। अब क्या होगा, मान लीजिए आपने बिजली के साथ काम करना है। अब बिजली के साथ काम करने के लिए एक लोहे की रॉड है फॉर एग्जांपल, तो आपको बिजली के साथ काम करने के लिए इन चारों गुणधर्मों को देखना पड़ेगा, चारों सब्जेक्ट के, कि आप वहाँ काम कर रहे हो तो आपके लिए प्लास्टिक ज़्यादा बेटर रहेगी या लोहा। आप अगर लोहे की डंडी को ये बोलते रहोगे कि बेटा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें पालते हुए मुझे 10 साल 20 साल हो गया, तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तूने अब मैं बिजली से काम करने वाला हूँ और तूने करंट नहीं मारना है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमको इतने सालों से तेरे ऊपर खर्चा कर रहा हूँ, तो तेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तो आप इसको बिजली के साथ काम करने लगोगे तो ये अपना गुणधर्म नहीं छोड़ता है। दुनिया के अंदर कुछ भी अपना गुणधर्म नहीं छोड़ता है। एक बच्चा ऐसी चीज़ है जिसको माँ बाप, मतलब वो पैदा विलक्षण हुआ है, कुदरत ने उसको अपना प्रतिरूप बना के भेजा है परमात्मा ने, और वो माँ बाप उसे कचरा बनाने पे तुले रहते हैं और उसके दिमाग के अंदर गंद भरते रहते हैं कि जो उन कंपनियों ने तुमको सब सिलेबस दिया है ना, वो तुमको याद करना है। वो जो मैडम फ्रस्ट्रेटेड वहाँ स्कूल में बैठी है ना 10,000 रुपये के लिए, जो सुबह उठ के लिपा पोती करके आ जाती है, उसको तुम टीचर बोल रहे हो, मतलब जो सिर्फ नौकरी के लिए काम कर रहे हो, और उसके हिसाब से तुमने अपनी ज़िंदगी को नरक बना लिया, और साथ में अपने माँ बाप में अपने बच्चे के साथ भी रिश्ता ख़राब कर लिया और अपने घर का माहौल भी
खराब कर लिया। तुमको लगता है कि ये पैसा दे करके तुम उसकी ज़िंदगी ठीक कर रहे हो, जबकि उसके उलट है असलियत। बच्चे की ज़िंदगी तब ठीक होगी जब वो समाज में सुरक्षित महसूस करे, जब वो समाज के लिए, जब तक वो 18 साल का ना हो तो पूरा समाज उसके लिए काम करे, और जब वो 18 का हो जाए तो वो उल्टा समाज के नीचे वाले का लिए काम करने लगे। असल तो समाज का निर्माण वैसे होता है। तो इसलिए इस पूरी की पूरी शिक्षण व्यवस्था में ही गड़बड़ है। तो एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था जो उस ज़मीन के साथ जोड़े उस बच्चे को, जो उस खेत के साथ जोड़े, जो वहाँ की वनस्पति के साथ जोड़े, जो वहाँ के जीव जंतु के साथ जोड़े, जो वहाँ के हर व्यक्ति के साथ जोड़े, जिसको हम सह अस्तित्व की भावना, को एग्जिस्टेंस के जो ग्लोबलाइजेशन के इस युग में क्या ऐसा संभव है, और ऐसा संभव तो हो सकता है कि आप अपनी प्रकृति और अपने आसपास से जुड़े, क्या लेकिन उसके लिए लाभदायी होगा लंबे भविष्य के लिए? लाभ किसको कहते हैं? लाभ ये कि आप समाज के साथ सामंजस्य बिठा पाए। समाज के साथ ना, तो अगर समाज को बात समझ में आ गई, अगर बात समाज को समझ आ गई तो सामंजस्य हो गया। समाज को ही समझ में नहीं आया ना। अगर समाज को ये बता दें, सामंजस्य का मतलब होता है कि आप समाज को समझे, समाज आपको समझे। हाँ, तो समाज को अगर ये बात समझा दें हम कि मानव शरीर ट्रैवल करने के लिए नहीं बना है। ट्रैवल मतलब यात्रा करने के लिए, यात्रा मतलब दूर जाने के लिए, दूर जाकर बसने के लिए। अच्छा। मैं यहाँ वर्धा में पैदा हुआ हूँ ना, अगर मान लीजिए, तो मैं वर्धा की ज़मीन के हिसाब से मुझे गुणधर्म दे के भेजा कुदरत ने। अच्छा। अब यहाँ से मैं 50 किलोमीटर के दायरे में जब तक रहूँगा, मैं ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं हो सकता। 50 किलोमीटर के दायरे में जितनी फल फूल वनस्पति और फसलें होती हैं, और जितने जानवर, जितनी गाय, यहाँ की गाय का रंग देख रहे हो आप, लाल रंग है। आप हमारे हरियाणा में आएंगे अलग किस्म की गाय मिलेगी, आप राजस्थान में जाएंगे अलग मिलेगी, गुजरात में जाएंगे अलग मिलेगी, हिमाचल जाएंगे अलग मिलेगी। हर जगह के लिए अलग, जानवर तक भी अलग दिया कुदरत ने, और उनको गुणधर्म दिए। अगर आपको यहाँ पैदा हुए होना, यहाँ की वनस्पति लेकर के आए, जब आप बीमार होना शुरू होते हैं ना, आपको कुदरत का काम करने का तरीका अगर समझ में आ गया ना, तो समाज को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुदरत ने इतना गजब का काम किया हो रहा होता है कि जब आपके अंदर, शरीरों के अंदर बीमारियां पैदा हो रही होती हैं, तो पैरेलल में ज़मीन में वैसी वनस्पतियां पैदा हो रही हैं जो उनका इलाज कर रही होती हैं। यानी अगर आप जंगल में जाएंगे, वहाँ अगर खुजली वाला पौधा मिलेगा ना आपको, और आपको पैर पे लग के खुजली हो जाए, तो अगर आपको समझ है वनस्पति की, तो नज़र दौड़ाओगे तो वहीं एक ऐसा पौधा भी मिलेगा जिसका पत्ता रगड़ते ही खुजली गायब हो जाएगी। ऐसा मैंने बिल्कुल उसके आसपास मिलेगा। हर बीमारी का इलाज उसी ज़मीन पर, उसके आसपास मिलता है। इस ज़मीन के अंदर इतना पोषण है कि जिस जीव को यहाँ पैदा कर दिया उसके लिए भरपूर भोजन देगी ये ज़मीन। आपके बच्चे को अगर वो ज़मीन पोषण नहीं दे सकती जहाँ वो पैदा हुआ है, तो वो ज़मीन कैसे पोषण दे देगी जो जंगल और मिट्टी, जो जंगल भी नहीं है, जहाँ मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं। आपके बच्चे को जो सामान चाहिए वो एक ही कंपनी क्यों बनाए, वो आपके गांव के अंदर क्यों नहीं बने? आपका बच्चा जा करके जब किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए मैनेजर बन सकता है, तो वो वही काम अपने गांव के आसपास भी तो कर सकता है, जब उसके अंदर इतनी काबिलियत है। तो ये व्यवस्थाएं जानबूझकर उस बच्चे को इस तरह की शिक्षा और इस तरह की व्यवस्था और इस तरह की व्यवसाय देती है कि वो अपनी ज़मीन से दूर हो, वो अपने माँ बाप से, अपने समाज से दूर हो, वो अपने दूर जाए और उसको वहाँ से कट जाए, ताकि उसको हथियाना आसान हो जाए। धीरे धीरे इस व्यवस्था ने इस तरह के माहौल तैयार किए कि ये सारा का सारा खेल रचा गया। इस खेल से उस समाज को समझाना है कि आपने अगर ये खेल समझ लिया ना, तो इशू ख़त्म। अगर आपको गुजरात की गिर गाय का या किसी दूसरी गाय का दूध पीना है, जिसके बारे में ये जाना जाता है कि उस दूध को पी करके आपका बच्चे का दिमाग तेज होता है, तो ये उचित नहीं है कि वहाँ की गाय को आप ला करके मध्य प्रदेश या हरियाणा ले जाएं और उसको दूध निकालें। यहाँ से उस गाय के जो दूध है वो जहर का काम करना स्टार्ट कर देगा। आपको गुजरात जाना होगा, वहाँ के वातावरण में रहिए और अपने बच्चे को वहाँ का दूध पिलाइए। आपको कश्मीर की सेब खानी है तो वहाँ के वातावरण में खाएंगे तो शरीर में लाभ होगा, वहाँ से ला करके आपको यहाँ खिला देंगे तो आपको नुकसान होगा। आदमी बीमार होना कब से शुरू हुआ है, याद कीजिए। हरित क्रांति के नाम पर एक भ्रम फैलाया गया, जैसे अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले एक बीमारी के नाम पर षड्यंत्र चला, और इसी तरह से हमारा देश भूखा है ऐसा कह करके, झूठ फैला करके हरित क्रांति का ड्रामा रचा गया। और क्योंकि भारत का आदमी बीमार नहीं होता था 1970 से पहले, कोई अस्पताल नहीं था गाँव के अंदर, कोई डॉक्टर नहीं था एलोपैथी का, सब इलाज आपके
आसपास आपकी वनस्पतियों में अवेलेबल हुआ करते थे, कहीं पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी बाह्य चीज़ की, उसको वहीं अपनी रसोई में या अपने खेत में या अपने बाड़े में उसको वनस्पति मिलती थी, कुछ भी हो रखा है वो लगड़ो, लगाओ, चिपकाओ, खाओ, पियो, नाक में डालो, कान में डालो, सब कुछ ठीक होता था। लेकिन इन्होंने हाइब्रिड बीज देना शुरू किया, यानी कि जो बीज किसी दूसरी वनस्पति, किसी दूसरे माहौल के लिए बने थे, उनको देना शुरू किया। हमारी जड़ों में, हमारी नसों में वो जहर घोला और हम बीमार पड़ना शुरू हुए। आज हर व्यक्ति बीमार इसलिए है क्योंकि सब कुछ बाहर का खा रहा है। आप वहीं का रह करके वहीं का खाएंगे, मतलब ही नहीं है। वहीं का रह करके वहीं का काम करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता आपका बच्चा बीमार पड़ जाए, सवाल पैदा नहीं होता डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ आ जाए, सवाल पैदा नहीं होता वो अकेला पड़ जाए, और सवाल पैदा नहीं होता कि अपराध हो। न्याय व्यवस्था जब तक आप पुलिस के भरोसे रखोगे तब तक न्याय व्यवस्था नहीं सुधर सकती। आपको चक्कर काटते ही रहने पड़ेंगे, पुलिस के भी, न्यायालय के भी। एक ही तरीका है, जिस गांव में, जिस जगह पर वो क्राइम हुआ है वहां का लोकल न्याय व्यवस्था बने जिसमें पैसा इंक्लूड ना हो। जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय में पैसा रहेगा तब तक देश की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। हमारा मकसद जनता सरकार मोर्चा का है कि कम से कम ये 3 चीज़ों में, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय को पैसा मुक्त करना है, लोकल लेवल पर लेकर आना है, और हमारा लोगो ही है जनता ही सरकार है। हम डिसाइड करेंगे हमको क्या चाहिए, हमारा बच्चा पैदा होने के बाद क्या खाएगा, क्या पहनेगा, हम क्या बोएंगे, कैसे बोएंगे, क्या नहीं बोएंगे, हम डिसाइड करेंगे। दैट इज़ आवर मॉडल बेसिकली। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत काम की चीज़ें हमें बताई, और हम आशा करते हैं कि हमें उज्जवल भविष्य मिलेगा। राजीव दीक्षित जी जो काम अधूरा छोड़ के गए हैं, कुछ मात्रा में आप कर पाए। नहीं, हम सब करेंगे मिल करके। जैसे एक्चुअली क्या है कि मैं एक बात को मानता हूँ कि उनके बोए हुए बीज के जो फल है ना वो हम लोग खा रहे हैं जी। मतलब अगर आज हम ये बातें बोल रहे होते, हम पहले आदमी होते अगर, तो हम लोगों को पागल बोल दिया जाता जैसे उनको बोला जाता था उस वक्त में कि, तो इसलिए उन्होंने वो सारा दंश जो है वो झेला और वो छोड़ के चले गए, मतलब शरीर उनका। और ये इतने सारे राजीव दीक्षित खड़े तो हैं यहाँ, कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर।